मेष राशि। मेष राशि भचक की पहली राशि है। ये 0 से डिग्री से 30 डिग्री के बीच में होती है। याद रहे, कुछ भी क्वेश्चन हो तो आपको ग्रुप के व्हाट्सएप ग्रुप में आपको वॉइस मैसेज डाल देना है। ऐसे क्वेश्चन ना करें जो इनरेलेवेंट हो, पुराने सिलेबस से संबंधित हो। एक बात और आपको बता देता हूं, आपको लग रहा होगा कि पुराना अगर हमें याद नहीं है तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि पुराना जो पढ़ाया गया है वो नए में इतनी बार रिपीट करेगा ना, बार बार आएगा कि आप उसके रेफरेंस देखने के लिए पुराने वीडियो पे जाएंगे और वो रिवाइज होता रहेगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है। पुराना अगर नहीं याद है तो ये कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। पुराना फिर हम बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, बार बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये वैसे ही है कि मान लीजिए किसी को पहाड़ा शुरू में नहीं याद होगा और उसने हाई स्कूल में ट्रिग्नोमेट्रिक्स और मैथमेटिक्स के एडवांस लेसन लेने शुरू कर दिए, तो बार बार उसको पूछना पड़ेगा, बार बार देखना पड़ेगा, धीरे धीरे उसको पहाड़ा याद हो जाता है टेबल्स। तो शुरू करते हैं। ये है आपका मेष लग्न, जैसा बताया गया आपको 0 से 30 डिग्री के बीच में, और पहली राशि है। इसमें 3 नक्षत्र आते हैं। 13 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र, 13 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र, नाम है उसका अश्विन। अश्विन प्लस 13 डिग्री 20 नक्षत्र, 13 डिग्री 20 मिनट का दूसरा नक्षत्र भरणी, और तीसरा नक्षत्र 3 डिग्री 20 मिनट का एक चरण उसका जो होता है तीसरे नक्षत्र का, कृतिका का। आपको मालूम है 13 डिग्री 20 मिनट, 13 डिग्री 20 मिनट मतलब 26 डिग्री 40 मिनट, और 3 29 डिग्री 40 मिनट और 20 मिनट मिला के 30 डिग्री। तो इस 30 डिग्री में अश्विनी नक्षत्र जो है वो केतु का है, भरणी जो है वो शुक्र का है, और कृतिका जो है वो सूर्य का नक्षत्र है। यही अश्विन नक्षत्र जो होता है पहला, यही मूल में आता है, गंड मूल में, क्योंकि वो 0 डिग्री पे होता है नक्षत्र के, वचक्र के। तो आप ये समझ गए। और इसके अलावा जो हम बताएंगे, कुल 9 चरण आते हैं। अश्विन के 4, भरणी के 4 और कृतिका का 1। 9 गुणे, ये आपको इसलिए बता रहा हूं, बार बार रिवाइज होता रहेगा। 3 डिग्री 20 मिनट का एक चरण इक्वल टू 27, और 20-20 डिग्री के 3 चरण मतलब 20-20 डिग्री मतलब 3 बार 20 डिग्री मतलब 60 डिग्री हो गए। 20 डिग्री के 9 चरण मिलके होते हैं 3 डिग्री हो जाते हैं, तो 27-3 30 डिग्री ये इसमें आता है। तो आप इसके बारे में समझ गए। ये आपको पहले भी बताया जा चुका है, मैं सिर्फ रिवीजन के लिए बता रहा हूं कि रिवीजन हो जाएगा कि इसमें नक्षत्र कौन कौन से आते हैं। ठीक है, अब आप समझ गए। आपको पता है इन्हीं 9 चरणों से नवमांश चक्र बनता है। D9 चार्ट का नाम आपने सुना होगा, अक्सर आता है कि नवमांश। आप किसी के अगर आप ग्रुप में हमारे जुड़े हुए हैं तो आप अक्सर सुनते होंगे कि नवमांश दिखाइए, नवमांश दिखाइए। ये जो नवमांश होता है इन्हीं 9 चरणों से बना होता है। इन्हीं 9 चरणों में वो ग्रह कहाँ स्थित है उसी के हिसाब से नवमांश, उसको नवमांश की विधि आगे बताई जाएगी। अभी आप बेसिक
से थोड़ा सा ही आगे बढ़े हैं, तो ये 30 डिग्री की मेष राशि। अब अगर मेष राशि जो है, मेष राशि के बारे में जान लीजिए कि जैसे आपको बताया गया था ऑड साइंस जो होते हैं वो पुरुष राशियां होती हैं, तो मेष जो है पुरुष राशि है। उसके बाद आपको बताया गया था एफ, फायर, अर्थ, वाटर और एयर, फायर, अर्थ, एयर और वाटर, सॉरी, पृथ्वी, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल, ये 4 तत्वों के जो क्रम है उसमें मेष जो है पुरुष राशि है। और जो है वो अग्नि प्रथा पहली राशि है ना, 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 के क्रम में चलता है, तो अग्नि तत्व की राशि है। और आपको बताया गया था कि चल, स्थिर और द्विस्वभाव, 3 स्वभाव होते हैं राशि में। तो पहली राशि है तो इसका स्वभाव है चर, दूसरी राशि वृष जो है स्थिर स्वभाव की है, तीसरी मिथुन जो है वो द्विस्वभाव राशि है। तो पुरुष राशि अग्नि तत्व है, चर स्वभाव की है। और चूंकि क्रूर संज्ञक राशि है ये इसका बहुत सारा विवरण है जो मैं आपको पीडीएफ में लिख के दे दूंगा, वो आपको समझने में आसानी रहेगी। अभी आप मूल चीज समझिए, ये तीनों मूल चीज होती है कि राशि फेमिनिन है या मैस्कुलिन मतलब पुरुष है या स्त्री है, और उसका तत्व क्या है, उसका स्वभाव क्या है, ये आपको जानना जरूरी है। इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि ये हम आगे इस हमारे काम आएगा। तो नोट्स एक बार देख लेता हूं क्या पढ़ाना है। हाँ, अब आप मान लीजिए आपके जन्म के समय चंद्रमा मेष राशि में। आपको एक चीज और बता दूं, मेष राशि में सूर्य रहता है 1 महीने, हर राशि में 1 महीने रहता है। वो करीब करीब 14 अप्रैल को आता है, 14 अप्रैल को, और करीब करीब नहीं 16 अप्रैल को आता है। वो डेट जो होती है वो आगे पीछे होती रहती है। हम 15 इसको मानते हैं इजी होने के लिए, 15 अप्रैल को मानते हैं, कभी कभी 16 को भी आता है। और ये इसमें रहता है 15 मई तक। डेट वैरी कर सकती है, कभी कभी 16 को भी आता है, कभी कभी 14 को भी आता है, क्योंकि हम चंद्रमा के पंचांग से चलते हैं। तो अगर आपको मेष राशि में किसी का सूर्य दिखे, सूर्य कहीं भी 1 नंबर में लिखा हो, तो आप समझ जाइए कि उसका जन्म जो है 15 अप्रैल से 15 मई के बीच में हुआ है। ये एक बेसिक बात है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। इसी सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है, ये भी आपको बताया गया था। तो अगर सूर्य किसी का उच्च का है तो आप समझिए कि वो 15 अप्रैल से 15 मई के बीच में उसका जन्म है। और 10 डिग्री पर सूर्य उच्च का होता है, यानी 15 अप्रैल को यदि सूर्य आया है इसमें मेष राशि में, तो 10वें दिन 25 अप्रैल को सूर्य जो होगा वो वहां पे उच्च का होगा, मतलब परम उच्च डिग्री का होगा। तो ये एक जनरल बात आपको बता दी गई। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम जानेंगे मेष राशि कैसे निर्धारित होती है, मेष लग्न कैसे। तो अगर इस बीच में आपका जन्म है तो आपका सन साइन जो है, अगर सूर्य आपका मेष राशि में है तो पाश्चात्य ज्योतिष के हिसाब से आपका सन साइन जो है वो एरीज, मेष। अगर चंद्रमा संचरण, चंद्रमा 27 दिन में राशियों का चक्र पूरा करता है, एक राशि में 2.25 दिन रहता है। अगर चंद्रमा आपका कहीं भी चंद्रमा बैठा है और वहां 1 लिखा है, जैसे ये बताया गया कि मान लीजिए सूर्य आपका यहां बैठा है और यहां पे 1 लिखा है, एक तो कहीं भी लिखा हो सकता है। तो अगर यहां पर सूर्य है तो आप समझ जाइए कि इस दौरान जातक का जन्म हुआ है। चंद्रमा अगर कहीं बैठा है और वहां 1 लिखा हुआ है तो आप समझिए कि उस दिन चंद्रमा जो था वो मेष राशि में था।
तो ऐसे जातक की राशि जो हुई वो मेष हुई, उसका नामकरण जो है वो मेष राशि के आधार पर किया जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर अश्विनी नक्षत्र में है, मतलब 0 से 13 डिग्री 20 मिनट के बीच में 4 चरणों में, तो उसके अलग नामाक्षर आपको मैं बता दूंगा। और अगर भरणी में पैदा हुआ, मतलब 13 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट के बीच में, तो उसका भरणी नक्षत्र हुआ, उसके अलग नामाक्षर होंगे। और अगर कृतिका में पैदा हुआ, कृतिका का एक ही नक्षत्र, उसका नामाक्षर अ होता है। तो अगर कृतिका में पैदा हुआ जातक, मतलब 26 डिग्री 20 मिनट से लेके और 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री के बीच में अगर चंद्रमा है मेष राशि में, तो समझिए जातक का कृतिका नक्षत्र में जन्म है, तो उसका कृतिका नक्षत्र हुआ, उसका नामाक्षर अ होता है। तो अगर चंद्रमा यहां पे है तो जातक समझिए मेष लग्न है, मेष राशि है। लेकिन अगर जन्म के समय मेष राशि का पूर्व में उदय है, जैसे इस समय तुला राशि में सूर्य है, तो सुबह जब सूर्य उगता है तो पूर्व में तुला राशि होती है। 12 घंटे बाद जब सूर्यास्त होने जाता है तो सूर्य तुला राशि, यहां पर तुला राशि होती है 8 के समय सुबह, शाम को ये 2-2 घंटे सरकते 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 यहां चली जाती है तुला राशि। और यहां पे उस समय शाम को सूर्योदय के 12 घंटे बाद, उस समय यहां पे मेष लग्न का उदय हो जाता है। आज के दिन शाम को 6 बजे के आसपास मेष लग्न होगा। हर समय बदलता रहता है सूर्य के हिसाब से, क्योंकि आज जो है सूर्य यहां है। आज जिस जातक का जन्म होगा उसका सूर्य नीच का होगा, और यदि मेष लग्न में जन्म होगा तो उसका 7वें भाव में उसका वैवाहिक जीवन बहुत अस्त व्यस्त रहेगा। इसके बारे में आपको आगे बताया जाएगा, अभी आप बेसिक से थोड़ा थोड़ा बढ़िए। तो अगर आज के समय किसी जातक का जन्म शाम को होता है तो उसका, ये आपको मिसकंसेप्शन ना हो इसलिए बार बार बता रहा हूं। सुबह जन्म होगा तो तुला लग्न होगा। इस समय 9 बजने जा रहा है, इस समय तुला चली गई है, यहाँ पे 8 आ गया है वृश्चिक लग्न। 2 घंटे बाद 11 बजे करीब तुला यहाँ चला जाएगा, यहाँ धनु लग्न का उदय हो जाएगा। उसके बाद यहाँ चला जाएगा तो यहाँ मकर लग्न का उदय हो जाएगा। फिर यहाँ चला जाएगा तुला राशि, नहीं, हाँ, 1 7 8 9 10 यहां चली जाएगी तुला राशि, तो यहाँ पे कुंभ लग्न का। फिर यहाँ आ जाएगी तो यहाँ पे मीन लग्न का। फिर यहाँ जब आ जाएगी तो यहाँ पे मेष लग्न का उदय शाम को हो जाएगा। तो यदि आपकी कुंडली में जन्म के समय सूर्य को छोड़िए, अगर पूर्व में मेष राशि का उदय हो तो आपका लग्न मेष होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट हाउस है, ये फर्स्ट हाउस है, आपको बताया गया है फर्स्ट हाउस। ये सेकंड हाउस है, यहां पे वृष राशि होगी। थर्ड हाउस में यहां पे मिथुन राशि होगी। फोर्थ हाउस में, ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि 1 2 3 4 से। फोर्थ हाउस में फोर्थ राशि, ऐसे 5, छठे हाउस में छठी, 7वें हाउस में 7वीं राशि तुला, जिसमें इस समय सूर्य है, बार बार बताते रहा हूं, याद रहे। 8वें राशि, 8वें घर में वृश्चिक, 9वें घर में धनु, 10वें में मकर, 11वें में कुंभ और 12वें में मीन। आज या किसी दिन अगर मेष लग्न में जातक होता है तो ये उसकी राशियां इस क्रम में होती हैं, जो कि आदर्श स्थिति है, जो कि काल पुरुष की कुंडली की स्थिति है, जो कि लाल किताब जो आपको बताती है, जो पढ़ाती है, लाल किताब के हिसाब से ये एक आदर्श स्थिति है। क्या मेरी वॉइस इको कर रही है क्या? आवाज कम है। आवाज इसलिए कम है, 1 मिनट में इसका उपाय करता हूं, क्लास को स्पॉइल नहीं होने देंगे।
एप्पल अगर वायर्ड हेडसेट को रोक सकता है, लेकिन इसको नहीं रोक सकता। हाँ, अब आप लोग चेक करके बताएं क्या आवाज कम है। कोई अगर लाइव पे जुड़ना चाहे निशित भैया ने कहा है कि पिक्चर कट रही, पिक्चर तो पूरी आ रही है। एक्चुअली जब आप लोग कमेंट करते हैं तो वो फोन जो है वाइब्रेट करके हिल जाता है। हिल जाने से थोड़ा कैमरा इधर उधर हो जाता है। तो अभी तो मुझे लगता है पिक्चर पूरी आ रही है। ठीक है, अब देखते हैं। पिक्चर पूरी आ रही है। पिक्चर पूरी आ रही है। ठीक है, वॉइस क्वालिटी अच्छी हो गई, क्योंकि बिना तार के हेडसेट को कोई भी फोन, कोई भी सिस्टम रोक नहीं सकता। तो बात कट गई। तो अभी अगर आपका मेष लग्न है, आपका या किसी जातक का, तो उसकी जो कुंडली है वो आदर्श कुंडली होती है। वो उसी सिस्टम में होती है जिस सिस्टम में हम कुंडली बनाते हैं, 1 से शुरू करके 12 तक। ये काल पुरुष की कुंडली कही जाती है। एक विराट पुरुष माना गया है। ये प्रकृति ही वो विराट पुरुष है जिसकी कुंडली है मेष लग्न की, या फिर कोई भी ऐसा। हाँ, मतलब एक आदर्श स्थिति है। कई लोग पूछते हैं, मैं ज्योतिष के अध्ययन में मैंने देखा है, कई लोग पूछते हैं विराट पुरुष कौन है या काल पुरुष कौन है। वह एक आदर्श स्थिति है, वह एक आदर्श परिकल्पना है कुंडली की। तो मेष लग्न में ये स्थिति होती है ग्रहों की, राशियों की। ऐसे राशियां स्थित होती हैं पहले राशि में, पहले भाव में पहली राशि, 12वें भाव में 12वीं राशि, चौथे भाव में चौथी राशि, 7वें भाव में 7वीं राशि, 8वें भाव में 8वीं राशि। तो ये मेष लग्न की कुंडली है। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गई। तो कोई अगर बीच में लाइव में मुझसे जुड़ना चाहे तो लाइव में भी जुड़ सकता है। इसका भी विकल्प देता है फेसबुक। आप लाइव में सीधे मुझसे जुड़ के बात कर सकते हैं, या फिर थोड़ी देर के लिए, क्योंकि एक क्लास है इसलिए हम वार्तालाप नहीं करेंगे। इससे अच्छा यह होगा कि आपको कुछ पूछना हो तो आप अपने ग्रुप में एक मैसेज आप मुझे लिख के वॉइस मेल भेजेंगे। वॉइस मेल वर्क करेगा और आप वॉइस मेल पे मुझे कुछ पूछ सकते हैं, मैं उसको तुरंत आगे शामिल कर लूंगा। तो मेष लग्न के बारे में आप समझ गए। ये मेष लग्न है, ये उसकी स्थिति है, ये उसके भाव है। अब चूंकि आप लोग एडवांस लेवल में हो गए हैं तो ये केजी के बच्चों वाला है, फर्स्ट हाउस फोर्थ हाउस लिखना, इसको हम हटा देते हैं। आप जानते हैं, मैं ये मानता हूं कि आप जानते हैं कि कौन सा हाउस किसको रिप्रेजेंट करता है, कौन सा हाउस कहां सिचुएटेड है। नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, जो मेष लग्न में हाउस की स्थिति होती है वही आदर्श स्थिति है। मेष लग्न में जहां जो राशि है वही वो हाउस है। जहां पहली राशि है वहां पहला हाउस है, जहां 7वीं राशि है वहां 7वां हाउस है। तो अभी भी आवाज की प्रॉब्लम है क्या? अच्छा, सवाल बाद के लिए रखते हैं। ठीक है, अच्छा सुझाव है। तो हम
सवाल बात के लिए रखते हैं, अभी चलने देते हैं। तो ठीक है, तो हम बात करेंगे। अब आप देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, बेसिक में ही बता दिया था कि ये 0 से 30 डिग्री, ये 120 डिग्री और ये 240 डिग्री, मतलब 0 डिग्री, 120 डिग्री और 240 डिग्री, ये 3 त्रिकोण स्थितियां जो होती हैं वो कुंडली में सबसे अहम होती हैं। और किसी भी कुंडली में इन त्रिकोण भाव के जो स्वामी होते हैं वो कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। तो पहली राशि मेष है, इसका स्वामी है मंगल, इसका स्वामी मंगल। पांचवी राशि सिंह है, इसका स्वामी है सूर्य। और नौवीं राशि जो है वो धनु है, तो उसका स्वामी है गुरु। ठीक है, तो ये जो 3 त्रिकोण हैं, इनके स्वामी किसी भी कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। गुरु के इसके अलावा ये भी इस राशि का भी स्वामित्व प्राप्त है, गुरु को 12वें भाव का भी स्वामित्व प्राप्त है मेष लग्न में। ऐसे ही मंगल को पहले के अलावा 8वें भाव का भी स्वामित्व प्राप्त है। अब आप कहेंगे 8वां भाव तो जो होता है वो कष्ट का भाव होता है, तो लग्नेश को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता है। ये पहला सूत्र है। अब आप चूंकि फलित ज्योतिष में प्रवेश कर रहे हैं, आगे एडवांस लेवल में प्रवेश कर रहे हैं, तो सूत्रों को भी जानिए। जैसे लग्नेश को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता है, ऐसे ही गुरु यहाँ चूंकि भाग्य भाव का स्वामी है, इसलिए 12वां भाव का एक दूह स्थान का त्रिक भाव का स्वामी होने का दोष उसको नहीं लगेगा। तो ये हमेशा जानिए कि, और जानिए, इससे बली ये भाव होता है, पहले से बली पंचम भाव होता है, अब पंचम से बली 9वां भाव होता है, भाग्य भाव होता है। तो इस भाव का स्वामी जो होता है कुंडली में बहुत बलवान स्वामित्व रखता है। लेकिन मेष लग्न की कुंडली में ये बाय डिफॉल्ट ऐसा है कि सूर्य सबसे बलवान ग्रह है, इसलिए कि इसका अति मित्र है और एक शुभ भाव का स्वामी। सूर्य की एक ही राशि होती है, चंद्रमा की एक ही राशि होती है, और ये इसका अति मित्र है, और यहाँ पे ये उच्च का होता है। तो उच्च की राशि, मूल त्रिकोण की राशि चूंकि केंद्र में इसकी स्थिति है, ये मूल त्रिकोण राशि, ये उच्च राशि, दोनों केंद्र में स्थित है, त्रिकोण में स्थित है, इसलिए सूर्य इस लग्न का सबसे बलवान ग्रह है, सबसे पावरफुल ग्रह है। अगर सूर्य सीधा रहे, सूर्य अच्छा रहे मेष लग्न में, तो बहुत सारी चीजों को देने वाला होता है। सूर्य 10वें भाव में पुष्ट होता है, आप जानते हैं 10वें में बहुत बलवान होता है। यहां होके यहां बैठ जाए, 5वें भाव से 5वें बैठ जाए तो बहुत बलवान हो जाता है। यहां बैठ जाए तो स्वाभाविक सी बात है उच्च का हो जाएगा, यहां बैठ जाए तो अपने घर का हो जाएगा। तो इन तीनों में कहीं बैठे बहुत अच्छी पोजीशन है, यहां बैठ जाए बहुत अच्छी पोजीशन है, यहां पे भी अच्छी पोजीशन है, लेकिन थोड़ी बहुत समस्या देता है। और सूर्य अगर यहां भी बैठे तो भी अच्छी पोजीशन है, हालांकि संतान को लेकर विलंब कराता है। तो ये फलादेश हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो अब इसके मेष लग्न के ग्रहों के बारे में थोड़ा एक बार नोट्स में देख लूं क्या है। हाँ, तो स्वभाव के बारे में मैंने बताया था, हाँ बता देता हूं। अगर मेष राशि हो जातक की, तो मेष राशि का एक स्वाभाविक गुण है, पहली राशि है वो, उसमें नेतृत्व क्षमता होती है बाय डिफॉल्ट। अग्नि तत्व होने की वजह से उस जातक का स्वभाव में थोड़ी सी उग्रता होगी। उग्रता किस तरह की होगी कि मेष लग्न का जातक जो होता है उसके अंदर फायर एलिमेंट ज्यादा होता है। फायर कैसा? फायर नेतृत्व करने का, फायर सिर्फ गुस्सा ही फायर नहीं है, फायर अच्छा लीडर होने का, फायर ज्यादा काम करने का। मेरे एक मित्र हैं, वो उनका नाम मैं नहीं लेना चाहता,
कहीं कॉपीराइट का मुकदमा न कर दें। आजकल मुझसे बोल चाल उनकी बंद है। उनका मेष लग्न है, लग्न में सूर्य है। वो व्यक्ति इतना काम करता है, वो 5 बजे से, अच्छा वो बहुत अच्छा राइटर है, वो पेशे से टीचर हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, और जल्दी जल्दी बोलना, तेज से बात करना, बहुत ज्यादा बात करते हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं, बहुत अच्छे स्टोरी टेलर हैं, और हर किसी भी काम के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं। एक मेष लग्न हो या मेष राशि हो, उसका एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है। ऐसा व्यक्ति जो होता है, अगर मेष राशि होगी तो बहुधा देखा जाएगा, लग्न अगर कोई दूसरा स्थूल लग्न न हो या गुरु की स्थिति, सामान्यतः मेष राशि के लोग दुबले पतले देखे जाते हैं, अहंकारी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, बातूनी होते हैं, उनके अंदर चपलता बहुत ज्यादा होती है, और धर्मात्मा स्वभाव के होते हैं, उदार होते हैं, लेकिन क्रोधित भी हो जाते हैं। आप मेष राशि के या मेष लग्न के व्यक्ति को देखेंगे तो उसकी उसके उसके हाथों में खून जो होता, लाल लाल उसके हाथ होते हैं। हालांकि मेरा मेष लग्न नहीं है, लेकिन मेरा भी हाथ लाल है, सिंह लग्न होने की वजह से हो सकता है। और उसकी आंखों में थोड़ी सी लालिमा होती है, एक तीखापन उनके चेहरे पर पाया जाता है। बड़ी अच्छी योजनाएं बनाते हैं, बहुत अच्छे से प्रबंधन करते हैं वो, और इतने एनर्जी इतनी ज्यादा होती है उनके अंदर कि अगर ऐसे आदमी को थकाया न जाए तो वो डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। तो एक विशिष्ट स्वभाव है ये मेष लग्न का, और मैं आपको कुछ रिटर्न में मैंने दिया है, कुछ और लिख के दूंगा। अच्छा, मेष लग्न हो, राशि का प्रभाव थोड़ा सा कम अधिक होता है, लेकिन लग्न का प्रभाव आदमी को स्थायी तौर पर दिखाई देता है। अगर मेष लग्न होगा जातक का, लग्न ही मेष हो, तो ये सारे गुण जो होते हैं ज्यादा मात्रा में, चूंकि ज्यादा पक्का गुण स्वभाव मेष लग्न वालों का, जो स्वभाव मैंने बताया है, सवाल जवाब बात के लिए रखे, हाँ सही है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। तो ऐसे जातक के स्वभाव में मेष लग्न की जो विशिष्टताएं जो मैंने अभी बताई हैं वो ज्यादा होती हैं। एक बात और बता दूं, आपको मैंने एक जनरल बताया था कि लग्न 2-2 घंटे का होता है, ऐसा नहीं। हर लग्न 12 लग्न मिला के 24 घंटे। कुछ लग्न होते हैं उनको कहते हैं ह्रस्व लग्न। ह्रस्व एक शब्द है, शॉर्ट असेंडेंट बोलते हैं। मेष एक शॉर्ट अटेंडेंट है, असेंडेंट। इसका उदय 1 घंटे 36 मिनट का होता है। जो पूर्ण लग्न होते हैं वो 2 घंटे के होते हैं। जो दीर्घ लग्न होते हैं वो 2 घंटे 12 मिनट के होते हैं। कुछ लग्न 1 घंटे 48 मिनट के होते हैं। मेष जो है छोटा लग्न है, इसका टाइम जो है कम है, 1 घंटे 36 मिनट का होता है। मतलब अगर ये 5 बजे उगा तो 6:36 पे दूसरा लग्न आ जाएगा। छोटा होता है ये लग्न। वृष दीर्घ लग्न है। कुछ लग्न पूर्ण लग्न होते हैं, वो जो एकदम 2 घंटे के होते हैं। कुछ होते हैं 2 घंटे 12 मिनट होते हैं। तो इन सबों को मिला के 24 घंटा पूरा होता है। तो मेष लग्न ह्रस्व लग्न है, इसका उदय काल थोड़ा कम होता है, इसीलिए आप एग्जैक्ट अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि 6 घंटे बाद ही लग्न जाएगा। लेकिन ये सही है कि 6 लग्नों को मिला के 12 घंटे पूरे हो जाते हैं। मतलब कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, कोई सम होगा, बराबर होगा, मिला के 12 घंटे पे ये यहाँ पहुंच जाएगा। लेकिन 4 घंटे पे जरूरी नहीं है, 6 घंटे पे जरूरी नहीं यहाँ हो सकता है, यहाँ छोटे बड़े होते हैं लग्न। तो खैर ये कैलकुलेशन का है, अभ्यास से धीरे धीरे आ जाएगा आपको। तो अच्छा, मेष लग्न वालों के लिए शुभ दिन होता है मंगलवार, क्योंकि लग्नेश का दिन है। रविवार, गुरुवार भी कुछ ठीक होता है। और न्यूमेरोलॉजी के हिसाब से देखेंगे तो 9 जो है वो मूलांक है मंगल का। तो 9, 18, 27 इनके तारीखें जो होती हैं वो अच्छी होती हैं। 9, 18, 27 को जोड़ने पे 45, 36 इनको जोड़ने पे जो कोई नंबर आता है वो भी नंबर इनके लिए अच्छा होता है। तो नक्षत्र का चरण के हिसाब से नाम मैंने देखे थे, ये टाइम टेकिंग है,
बेकार में आपको लिख के दे दूंगा, आप याद करिएगा, याद होता नहीं है, मुझे भी कई कई चरणों के नाम याद अभी नहीं है, भूल जाता हूँ, कंफ्यूज हो जाता हूँ। अचानक मुझसे पूछ लिया कि 18वीं राशि कौन है तो मैं सोचने, 18वां नक्षत्र कौन है तो मैं सोचने लगता हूँ। ये एक स्वाभाविक सी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है, आप धीरे धीरे अभ्यास से सीख जाएंगे। तो अब हम इस ग्रह के अच्छा, हम कारक ग्रहों की बात कर रहे थे। तो ये आप जैसे ग्रहों की मैत्री में पढ़ाया गया था, बताया गया था कि सूर्य, चंद्रमा, मंगल, गुरु, ये चारों मित्र ग्रह हैं। तो चंद्रमा भी इसका मित्र ग्रह है, चंद्रमा इस भाव का स्वामी है, चंद्रमा भी इसका मित्र ग्रह है। तो इस कुंडली में चंद्रमा भी कारक हो जाता है, क्योंकि मित्र ग्रह है, अच्छे भाव का, केंद्र का स्वामी है। अभी मान लीजिए जैसे क्या होता है, जैसे धनु लग्न जब आपको पढ़ाया जाएगा तो चंद्रमा अष्टम भाव का स्वामी होता है, तो गुरु का मित्र होते हुए भी वो कारक नहीं होता है। लेकिन यहां पे जो चंद्रमा है वो चौथे भाव का स्वामी है, लग्नेश का मित्र है, इसलिए कारक है। तो चौथे घर का स्वामी होने के कारण चंद्रमा भी कारक है। मारक ग्रहों की बात कर लें तो मारक ग्रह आप जानते हैं, मार्केश बताया गया था इस भाव का स्वामी होता है, इस भाव का स्वामी शुक्र है, और दूसरा मार्केश इस भाव का स्वामी होता है, इस भाव का भी स्वामी शुक्र है। अब आप समझिए कि दोनों भाव का, दोनों मारक भाव का स्वामी होने के नाते शुक्र जो है, अब इस ग्रह जो कि एक नितांत ही शुभ ग्रह है, पाप प्रभाव में आ जाता है। शुक्र अच्छे फल नहीं देता है इस लग्न में, मेष लग्न में शुक्र खराब फल देने वाला ग्रह बन जाता है। हालांकि वो सातवें भाव का स्वामी है, वो विवाह से संबंधित। यही नहीं, अगर यहाँ पे दूसरा लग्न भी होता मंगल का, वृश्चिक लग्न, तो भी वो ये राशि यहाँ आ जाती, तो भी शुक्र मार्केश होता। तो मंगल के लग्नों में शुक्र मार्केश होता है, मेष लग्न में शुक्र मार्केश है। लेकिन चूंकि स्वभाव से शुभ ग्रह है, इसलिए मारक का काम सीधे नहीं करता है। मारक का काम कौन करता है? ये जो दो भावों का स्वामी बुध है, इसका और इसका भी, इन दोनों का स्वामी बुध है, ये मंगल का अति शत्रु है, ये मारक का काम करता है। बुध की अगर खराब जगह बुध का प्लेसमेंट यहां हो गया तो बुध अति मारक का काम करेगा। क्योंकि मैंने बुध के बारे में बताया था कि वो शुभ, अगर शुभ स्थिति में रहेगा तभी शुभ होगा, नहीं तो अशुभ भी हो सकता है। तो चूंकि ये अशुभ भाव का स्वामी हो गया, इसलिए बुध जो है मारक का काम करेगा। गुरु के बारे में मैंने बताया, ये भी गुरु की राशि है। बचा शनि, मंगल के बारे में मैंने बताया कि ये भी मंगल की 8वें भाव की, मंगल की राशि। बचा शनि। शनि इन दो भावों का स्वामी, कर्म भाव और लाभ भाव, इन दोनों भावों का स्वामी शनि बनता है। इसमें काल पुरुष की कुंडली में कितना देखिए सुंदर सेटलमेंट है कि पहले धर्म है, फिर कर्म है, फिर अर्थ है, फिर मोक्ष है। इन चारों भावों का क्या सेटलमेंट है, ठीक है। तो और ये देखिए 7वें भाव का स्वामी शुक्र, पत्नी के भाव का, पत्नी का कारक होता है शुक्र। तो क्या बढ़िया सेटलमेंट इनका किया गया है काल पुरुष की कुंडली में, ये अच्छा सेटलमेंट। तो शनि जो है, शनि चूंकि मंगल से थोड़ा सम भी होता है, शत्रु भी होता है, कभी कभी सम भी होता है। अगर तात्कालिक मैत्री में आ जाए, मतलब अगर यहाँ बैठा हो शनि, यहाँ बैठा हो शनि, यहाँ बैठा हो, यहाँ, इन चारों मतलब मंगल के आसपास हो, 72-90 डिग्री के भीतर, 90 डिग्री पे तो आप समझिए कि 75 डिग्री के अंदर हो, मतलब यहां से लेके और यहां तक हो, इस 150 डिग्री में, तो तात्कालिक मैत्री में होता है। तात्कालिक मैत्री में अगर है शनि तो ये अच्छे परिणाम देगा, क्योंकि ये कर्म भाव का स्वामी है, लाभ भाव का स्वामी है। लेकिन अगर मान लीजिए एकदम ही खराब जगह जाके बैठ गया हो तब शनि खराब फल देता है, नहीं तो सम फल देता है, कभी कभी अच्छे फल भी देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको शनि का स्टोन पहन लेना है नीलम, ये नहीं करना है, ये आपके लिए नुकसानदेह हो जाएगा।
तो शनि समफल देने वाला, गुरु शुभ है, सूर्य शुभ है, चंद्रमा भी शुभ बन गया, और शुक्र मारक है, बुध सहायक है, और शनि स्थिति के अनुसार फल देने वाला। ये ग्रहों का, सारे ग्रहों का स्वभाव हो गया। और अब हम आगे कुछ आवाज, हाँ सही कहा आपने। विवेक भैया आप लेट से जुड़े हैं, मैं बता चुका आवाज की समस्या है, आईफोन में लग नहीं रहा है वो स्पीकर। आप बीच में मुझे टोकेंगे, मैं आवाज को इसको सही से सेट करने की कोशिश करूंगा। लग रहा है आप पहले से देख रहे हैं। अभी की आवाज कैसी है? अच्छा ठीक है, ठीक है। हटा दिया, ठीक है। विवेक भैया टेक्निकल व्यक्ति हैं, वो चीजों को तकनीक के माध्यम से देखते हैं। एक इंजीनियर हमारे साथ एक बार गए थे उत्तराखंड। हमने कहा पहाड़ कैसा दिख रहा है, तो उन्होंने कहा ट्रायंगुलर। तो तकनीक वाले इसको तकनीक की दृष्टि से देखते हैं। ठीक है, कुछ पूछना चाह रहे हैं आशीष भैया? ठीक है, आवाज अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं, धन्यवाद। तो शुरू करें। ये प्रश्न एडवांस में नहीं होने चाहिए, मैं सोच रहा हूं एडवांस की क्लासेस रिकॉर्ड करके मैं, तो इनको बता दिया गया। अब थोड़ा सा स्वभाव के बारे में, ग्रहों के स्वभाव के बारे में बता देता हूं। कौन ग्रह कहां अच्छी प्लेसमेंट हो। सूर्य के बारे में मैंने बताया कि यहां 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 इन 3 जगह उसकी प्लेसमेंट अच्छी हुई। यहां भी रहेगा अपने मित्र ग्रह की राशि में तो उसकी प्लेसमेंट अच्छी हुई। यहां 10वें भाव में अगर सूर्य बैठ गया तो 10वें भाव का सूर्य का दिशा बल दिग्बली हो जाता है, वो बहुत अच्छी स्थिति है। ऐसा व्यक्ति जो होता है वो अधिकारी हो सकता है, बहुत सशक्त अधिकारी हो सकता है। यहाँ पे सूर्य बैठा तो अच्छा है, लेकिन संतान को लेकर थोड़ी समस्या देता है। यहाँ खुद अपने घर में बैठा हुआ सूर्य जो होता है वो व्यक्ति को यायावर भटकने वाला बनाता है। कभी कभी चाइल्ड बर्थ का भी इशू देता है। एक ही बच्चा होता है, बेटा खासकर एक ही होता है, और लेट से हो सकता है बेटा। तो ये इसके फल हैं। विस्तृत फल के बारे में मुझे लगता है अभी हम बहुत अर्ली हैं। हम एक बार दोबारा कर लेंगे मेष लग्न को। मुझे कोई जल्दी नहीं है, ना मैं थकूंगा। मैं आपको अभी लग्न के बारे में शुरुआती चीजें बता देता हूं। जब दोबारा हम मेष लग्न के बारे में आप पूछेंगे तो आपसे लाइव आप हमसे पूछिएगा कि कौन सा ग्रह कहाँ क्या फल देता है, मैं तुरंत बताते जाऊंगा आपको। अभी मुझे लगता है कि ये थोड़ा अर्ली बात हो जाएगी, तो एक बार हम लग्न को समझ लेते हैं, उसके बाद हम इस लग्न के ग्रह फलों की चर्चा फिर एक सेशन में करेंगे। तो ये मेष लग्न है, इसके कारक ग्रह हैं सूर्य, गुरु, मंगल। चंद्रमा भी सुख भाव का स्वामी है, अच्छा है। लेकिन यही चंद्रमा अगर यहाँ आके बैठ जाए तो ये खराब फल देने लगेगा, तो सुखों में बाधा पहुंचाएगा, 8वें भाव में नीच हो जाएगा, और अपने भाव से पंचम जाने पे चूंकि अच्छा फल देना चाहिए लेकिन नीच होने की वजह से ये खराब फल देगा। लेकिन यही चंद्रमा अगर यहाँ पहुंच गया गुरु की राशि में तो पंचम होकर फिर ये अच्छा भी फल देता है। यहाँ खराब होने के बाद भी अच्छा भी फल देता है, उसके बारे में मैं आपको आगे विस्तार से बताऊंगा। ये चंद्रमा यदि भाग्य भाव में गुरु की राशि से परिवर्तन कर ले और गुरु यहाँ परिवर्तन कर ले तो बहुत अच्छी आदर्श स्थिति है। गजकेसरी योग इसको बनता है और बहुत अच्छा योग माना जाता है। फिर अगर चंद्रमा और सूर्य एक दूसरे से राशि परिवर्तन कर लेते हैं तो ये केंद्र और त्रिकोण का आपसी राशि परिवर्तन है, ये बहुत अच्छे फल देने वाला हो जाता है। अगर गुरु और शनि आपस में राशि परिवर्तन कर लें, एक दूसरे की जगह बैठ जाए, गुरु यहाँ भी बैठ जाए और शनि यहाँ बैठ जाए तो भी बहुत अच्छा फल देने वाला होता है। इन दोनों जगहों पे गुरु बैठ जाए, यहाँ पे तो स्वराज का हो गया, इन दोनों पे बैठ जाए
और शनि यहाँ बैठ जाए तो बहुत अच्छा फल देने वाला होता है। मंगल लग्न में होता है तो जातक मांगलिक होता है, स्वभाव में तेजी होती है उसकी, जल्दी जल्दी बात करता है, गुस्से वाला होता है, आंखें उसकी लाल लाल होती है, नेतृत्व क्षमता में आगे होता है, बहुत बलवान। यहाँ पे बैठा हुआ अब आप चूंकि एडवांस लेवल में पहुंच गए हैं तो राजयोगों के बारे में जानिए। रोचक नामक राजयोग बनाता है। मंगल अगर लग्न में केंद्र में बैठा हो, अपनी राशि, दोनों राशि में से या अपनी उच्च राशि में केंद्र में बैठा हो तो राजयोग बनाने वाला मंगल होता है। उसको कहते हैं रोचक राजयोग। ये बहुत तगड़ा स्थिति है। तो अगर मंगल केंद्र में बैठा है, यहाँ पे केंद्र में है तो रोचक बनाएगा, यहाँ पे है तो बहुत बलवान हो जाएगा। दशम का मंगल 10वीं राशि में, उच्च राशि में लग्नेश होके बहुत बलवान होता है। दशम उसकी दक्षिण दिशा उसकी अच्छी दिशा है। यहाँ पे भी बैठा हुआ मंगल लग्नाधि योग। लग्नेश अगर अपने लग्न को स्वयं देखता है तो लग्नाधि योग बनता है। यहाँ पे बैठा हुआ मंगल इसको देखेगा, लग्नाधि योग बनाएगा। यहाँ पे बैठा हुआ मंगल बताया था चौथी दृष्टि होती है, यहाँ तो 7वीं दृष्टि सभी की होती है। यहाँ बैठा हुआ मंगल उसको हालांकि मांगलिक दोष निर्मित करता है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद ये एक अच्छी स्थिति है। यहाँ पे बैठा हुआ मंगल चौथी दृष्टि से लग्न को देखता है, ये भी एक अच्छी स्थिति है। ऐसा मंगल भी बहुत बलवान। सिर्फ यहाँ यदि मंगल बैठ गया, नीच का हो गया, तो वो मांगलिक दोष बनाता है और खराब करता है चीजों को। वो अपनी चौथी दृष्टि से इस भाव को देख के खराब करता है, वो अपनी नीच राशि में स्थित होता है। लेकिन ये मंगल भी कर्म भाव को, अपने उच्च राशि को देख के उसको पूछता। ऐसा व्यक्ति जीवन में सुख तो उसके कम होंगे, लेकिन उसका सामाजिक क्षेत्र जो होगा, उसका दायरा जो होगा, उसकी सामाजिक पहचान, उसका काम काज जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। तो एक 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 दुख देता है तो एक अच्छी भी चीज है। सिर्फ यहाँ पे ये मंगल खराब होता है, बाकी कहीं भी बैठा हो केंद्र में तो बहुत अच्छा। त्रिकोण में बैठा हो तो पाराशर कहते हैं कि राजयोग कर, इसको पाराशरी राजयोग कहते हैं कि लग्नेश अगर त्रिकोण में या केंद्र में कहीं बैठा हो तो वो अच्छे फल देने वाला होता है। खैर ये राजयोग स्थितियों पे भी डिपेंड करते हैं, या धीरे धीरे प्रैक्टिस से जानेंगे, आज ही सब कुछ नहीं जानेंगे। सूर्य यहाँ बैठा हो तो अच्छा है, यहाँ बैठा हो तो अच्छा, यहाँ बैठा हो तो अच्छा, यहाँ बैठा हो तो अच्छा, बता दिया जाएगा। गुरु कहाँ अच्छा होता है? गुरु इस लग्न में कहीं बैठा हो, इवन अपनी नीच राशि में दशम भाव में भी बैठा हो तो भी अच्छे फल देता है। दिक्कत क्या है, यहाँ बैठा हुआ गुरु जो होता है, ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए करता है, उसकी निंदा बहुत होती है। लोग उसके किए हुए का सम्मान नहीं देते यथोचित। बस इसको छोड़ दिया जाए और उस व्यक्ति को वो जितना प्रयास करता है उससे थोड़ा कम उसको प्राप्त होता है। दशम के गुरु वाले को जितना प्रयास करेगा और जितनी अपेक्षा रखेगा उससे हमेशा कम मिलेगा। सामाजिक स्तर पर उसको जो पहचान मिलनी चाहिए, जो वो डिजर्व करता है, उससे उसको कम मिलेगा। ये बस प्रॉब्लम है। बाकी गुरु कहीं भी बैठा हो अच्छे फल देता है। यहां अगर बैठा हो तो फल खराब होता है, क्योंकि अपने भाव से वो 12 में चला गया। तो ऐसे व्यक्ति का भाग्य जो है वो थोड़ा कम काम करता है, थोड़ी मुश्किल आती है उसको। यहाँ बैठा हुआ गुरु कॉम्पिटिटिव सक्सेस दिलाता है। ऐसे अलग अलग भाव है, मैं आपको ज्यादा बताऊंगा नहीं, ज्यादा बताने से चीजें खराब होती हैं। तो आप स्टेप बाय स्टेप सीखें। ये मेष लग्न है, ये 0 से 30 डिग्री के बीच में होता है। चंद्रमा अगर लग्न है, ये राशि की 0 से 30 डिग्री के बीच में होती ही है। आप जानते हैं कि भचक जो गोल है उसके 0 से 30 डिग्री के बीच के जो हिस्सा है उसका सब डिवीजन किया गया है 12, तो उसको 0 से 30 डिग्री के बीच के हिस्से को मेष राशि कहते हैं। अगर ये राशि जो है पूर्व में उदित होती है तो लग्न होती है। अगर इस राशि में चंद्रमा स्थित हो तो ये राशि होती है, और अगर इस राशि में सूर्य स्थित हो तो ये सन साइन होता है। तो अगर ये लग्न में स्थित हो, यानी जन्म के समय पूर्व दिशा में उदित हो, तो ये कुंडली बनती है जातक की। उसमें सूर्य, गुरु, मंगल प्रभावी ग्रह होते हैं। चंद्रमा भी एक प्रभावी ग्रह होता है। शनि भी स्थित के हिसाब से प्रभावी ग्रह होता है। शुक्र जो होता है वो खराब स्थितियां बनाता है। अगर शुक्र यहीं पे स्थित हो जाए, शुक्र के बारे में थोड़ा बता देता हूं आपको। अगर शुक्र यहीं पे स्थित हो जाए तो ये बनता तो है मालव्य योग,
लेकिन ये बहुत खराब है, ये विवाह को खराब करता है। इसलिए क्योंकि मार्केश है और ये एक और सूत्र है कि यदि शुभ केंद्र का कोई स्वामी शुभ ग्रह हो, तो गुरु और शुक्र चूंकि स्वभावतः शुभ ग्रह ही है, शुभ ग्रह का स्वामी केंद्र का किसी शुभ भाव का स्वामी यदि केंद्र ही में स्थित हो, इन्हीं चारों, तो वो केंद्राधिपत्य दोष से पीड़ित हो जाता है। मतलब ये सूत्र भी आप याद रखें, ये भी आगे बार बार आएगा, गुरु के विषय में आएगा, शुक्र के विषय में आएगा, इसके बारे में आप जानें। शुक्र केंद्र के एक भाव का स्वामी है, शुभ ग्रह है और केंद्र में ही स्थित है। यहां स्थित हो शुक्र, यहां स्थित हो शुक्र और यहां स्थित हो शुक्र, ये चारों केंद्र, शुभ भाव का स्वामी केंद्र, केंद्र के अंदर के शुभ भाव का। अब ये ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पे शुक्र की राशि हो और वो केंद्र में स्थित हो खराब फल देगा, ऐसा नहीं। केंद्र में ही उसकी राशि स्थित हो, उसका स्वामी हो शुक्र गुरु, और वो केंद्र में ही कहीं बैठा हो तो उसको केंद्राधिपत्य दोष लग जाता है। इन चारों जगह अगर शुक्र बैठा हो तो आप यहां सोचेंगे अपनी राशि में बैठा हुआ बहुत मालव्य योग बना रहा है, नहीं, ऐसा नहीं। ये आपके वैवाहिक जीवन को खराब करेगा, क्योंकि शुभ भाव का स्वामी शुभ केंद्र में ही स्थित है, केंद्राधिपत्य दोष से पीड़ित हो गया। तो शुक्र की ये स्थिति है, बुध की ये स्थिति है कि ये इन दो भागों का स्वामी होता है। अगर यहां बुध बैठा है कुंडली में तो सबसे बलवान बुध है। ऐसा व्यक्ति, ये छठे भाव का स्वामी पाप ग्रह चूंकि है ये यहाँ पे, और छठे भाव में बैठ गया, उच्च का होके बैठ गया, तो ये बुध जो है वो आपको बहुत सारी चीजों से, हालांकि हेल्थ को थोड़ी बहुत दिक्कत देता है, लेकिन यहां बैठा हुआ बुध अकाउंटेंसी, बैंकिंग, कैलकुलेशंस, स्टॉक मार्केट, इन सबों से आपको बहुत अच्छी पोजीशन में रखता है अगर अपनी राशि में बैठा हो, मेष लग्न में यहां बैठा हो। इसके अलावा शत्रुहंता भी होता है। ऐसा बुध अपने शत्रुओं को युक्ति से पराजित करने वाला ऐसा जातक होता है। यहां बैठा हो बुध तो ये कम्युनिकेशन का भाव है, छोटे भाइयों का भाव है और यात्राओं का भाव। ऐसा व्यक्ति बहुत सारी यात्राएं करता है, कम्युनिकेशन स्किल उसकी बहुत अच्छी होती है, छोटे भाई बहनों से थोड़ा उसका विवाद होता है, भाई कम होते हैं, बहन ज्यादा होती है। तो ऐसा बुध अगर यहां बैठा हो तो उस शख्स की कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है, मीडिया के लिए ये बुध बहुत अच्छा है। ऐसा व्यक्ति अगर पत्रकारिता में जाए, मीडिया में जाए, तो उसके लिए ये बुध बहुत सहायता करता है। ये बुध अगर यहां बैठ गया तो सबसे खराब स्थिति है इसकी, नीच का होके 12वें भाव में बैठ गया तो सबसे खराब स्थिति है। लेकिन उसके बावजूद ये बुध जो है इन दोनों भावों में बैठने के बावजूद, पीड़ित होने के बावजूद और भी मजबूत कर देता है कुंडली को। कैसे करता है? एक सूत्र है कि दुष्ट ग्रह, पाप ग्रह यदि छठे, 8वें, 12वें का स्वामी हो और छठे, 8वें, 12वें में स्थित हो तो विपरीत राजयोग बनाता है। यह बुध अगर अपनी राशि में बैठा है तो अच्छे फल देगा, लेकिन इन दोनों जगहों पे अगर बैठ गया, छठे भाव का स्वामी 8वें, 12वें बैठ गया तो ये बहुत बलवान बुध होता है। ये जितना पीड़ित होगा, यहाँ पे भी मंगल की राशि में भी पीड़ित होता है, यहाँ पे नीच होकर पीड़ित हो जाता है। ये जितना पीड़ित होगा उतने ही अच्छे फल देगा, इसीलिए यहाँ पे तीसरे भाव में भी अच्छे फल देता है। यहाँ पे ऐसा अगर बुध बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति जुडिशियरी में परफॉर्मेंस उसकी अच्छी होती है, वो जुडिशियरी में जा सकता है, बहुत अच्छा लायर हो सकता है। खैर लायर के लिए शनि और गुरु को भी देखा जाता है, लेकिन ये शास्त्र कहता है कि दंडाधिकारी की होने की शक्ति देता है। ऐसा व्यक्ति राजा का प्रिय और दंडाधिकारी होता है। तो आज के परिप्रेक्ष्य में इसको देखें, आज के सिनेरियो में, तो वो जुडिशियरी के लिए अच्छा है। तो और सी बहुत सारी चीजें हैं जो हम आपको और आगे बताएंगे। शनि के बारे में बता दिया गया। शनि यहाँ पे खराब फल देगा, यहाँ पे खराब फल देगा, यहाँ पे नीच हो जाता है, खराब फल देता है, यहाँ सूर्य की राशि में खराब फल देता है, यहाँ खराब फल देता है,
यहाँ पे आ गया तो दशमेश अपने स्थान से दशम चला गया, उच्च का हो गया। शादी को थोड़ी खराब करेगा लेकिन आपकी सामाजिक स्थिति को बहुत मजबूत करेगा। यहाँ पे चला गया शनि, तो शनि आयु की वृद्धि करता है लेकिन कष्ट बहुत देता है। यहाँ पे चला गया शनि तो धन, कर्मेश और लाभेश धन भाव में बैठ गया तो बहुत मजबूत हो गया। अपने मित्र शुक्र की राशि में, वृष राशि में बैठा हुआ शनि बहुत मजबूत हो जाता है। ऐसे व्यक्ति कर्कश कभी कभी बोलता है लेकिन पैसे की उसको कभी समस्या नहीं होती, पैसा वो बहुत अच्छा अर्न करता है। यहाँ बैठा हुआ शनि आप जानते हैं तीसरा भाव शनि का अच्छा भाव, एकादश भाव शनि का अच्छा भाव, एकादश में अपनी राशि है उसकी, यहाँ बैठा हुआ शनि अच्छा। इन तीनों भावों में बैठा हुआ शनि फल को खराब करता है। यहाँ पे क्या खराब करता है, कर्मेश होकर यहाँ बैठ गया तो 36 साल तक आपके काम को स्लो रखेगा। 36 साल के बाद आपके काम बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कर्मेश का भाग्य भाव में बैठना ये अच्छी स्थिति है, लेकिन चूंकि त्रिकोण की बात है तो 36 साल तक आपके काम काज, आपका फॉर्च्यून व्हील जो है वो थोड़ा स्लो चलता है, चीजें ठीक से होती नहीं, लेकिन जब उसका समय आता है तो बहुत अच्छा होता है। तो ये उसके जनरल फल हैं और विस्तार से फल मैं एक सेशन और मैं करूंगा मेष राशि पे, जो ये एडवांस है तो प्रो होगा, प्रो सेशन में आप और कुछ समझेंगे। तब तक इसको अभी खत्म करते हैं, आगे हम वृष लग्न के बारे में अगली बार बात करेंगे। और